आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए। हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, द पार्लियामेंट। ओके, सो वी बिगिन विद द सेंट्रल लेजिस्लेशन, द ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट। इससे पहले थोड़ा सा एक जोन जहां पर क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इस जोन में काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो इट कम्स टू कंपैरिजन बिटवीन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दोनों का क्या फर्क है? ओके, सो इट अच्छा, ये सब बस कुछ चीजें जो इधर हैं, दूसरे में आपको एब्सेंस मिलेगी। इस चार्ट के थ्रू भी आप सवाल हल कर पाएंगे। सो कुछ चीजें ऐसे अब तक हमने पढ़ी है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, क्योंकि इंडिया में वही लागू है। सो ड्यूअलिटी ऑफ हेड है, एक देयर विल बी हेड ऑफ स्टेट, देयर विल बी हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और एक और शब्द यूज करते हैं इसके साथ, डी जूरे हेड, डी फैक्टो हेड। क्या होता है ये? एनीवन? डी जूरे, डी फैक्टो? गुड, ठीक है। दिस इज रादर ऑन पेपर, ऑन पेपर हेड कौन है, बट डिफेक्टो द रियल, किसके पास रियल पावर है, एक्ट कौन कर रहा है। यस, क्या नाउ क्या होता है सर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर? मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है लार्जली, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा का इलेक्शन जीतेगी, फिर उसी के एमपी सरकार में आएंगे, लार्जली यही फॉलो होता है। क्लियर? देन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट किया था कि अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल रिजाइन। देन ड्यूअल मेंबरशिप है, वही एमपी भी है, वही मिनिस्टर भी है साहब। सेपरेशन ऑफ पावर ब्लर कर गया यहां पे। एंड देन कम्स लीडरशिप ऑफ पीएम। क्लियर यहां तक? ये सब तो हम समझ आ चुका है अब तक। तो यही सब एब्सेंस है इधर। क्या एब्सेंस है? पहली बात तो सिंगल हेड है। सो पोटस, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, वही हेड ऑफ स्टेट है, वही हेड ऑफ गवर्नमेंट है। इसीलिए वहां पर ये देखिए, ये फिर से वही जो टर्म है ना, जैसे चलिए कोई मेंस के लिए बात कर लेंगे कि इंडियन इलेक्शन लोकसभा का या इवन स्टेट का बहुत हद तक प्रेसिडेंशियलाइज होता चला जा रहा है। जैसे हम यूज करने पर लग पड़े हैं मोदी गवर्नमेंट। इससे पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं कि इंदिरा गवर्नमेंट, लेकिन ये टर्म सुटेबल है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि वहां सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन एक पर्सन के सेंटर अराउंड है। तो वो यूज करते हैं बुश एडमिनिस्ट्रेशन, क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि एक पर्सन ही इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? सो वही हेड ऑफ स्टेट, वही हेड ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा सर, नो डिपेंडेंट अपॉन लेजिस्लेचर, क्योंकि वहां का जो लोकसभा है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसका इलेक्शन अलग, प्रेसिडेंट का इलेक्शन बिल्कुल अलग। तो अब ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन हार भी जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि फर्दर हम देखते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन का वहां कोई कंसेप्ट ही नहीं है। एग्जीक्यूटिव इम्यून है लेजिस्लेचर से। तो रिपब्लिकन पार्टी की अगर मेजॉरिटी नहीं भी आ रही है, तो भी प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट पे बने रहेंगे। देखिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम बिलीव करता है परमानेंसी में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यकीन ज्यादा करता है अकाउंटेबिलिटी में। यार अकाउंटेबल करो, अकाउंटेबल करो, हाउस में बुलाओ इनको, इनसे क्वेश्चन पूछेंगे, 0 आवर में रगड़ेंगे, डिबेट्स करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जलील करेंगे, एंड सो ऑन। ये वाले कहते हैं ऐसा है, सरकार चुनी है काम करने के लिए, एक बार इलेक्शन करो, 4 साल चुप, और 4 साल इन्हें बस एडमिनिस्ट्रेशन चलाने दो। सो दिस इज बेस्ड ऑन स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, एंड दे बिलीव इन परमानेंसी। कहीं नो कॉन्फिडेंस, हर वक्त ये खतरा ना लगा रहे यार हाय सरकार गई, हाय सरकार गई। नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई चक्कर ही नहीं होना चाहिए। क्लियर? देन फर्दर इट कम्स टू दैट स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर है, तो यहां पर ड्यूअल मेंबरशिप नहीं है। यार ये टर्मिनोलॉजी मिनिस्टर हम यूज करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, प्रेसिडेंशियल में तो मिनिस्टर वर्ड यूज नहीं होता है। क्या यूज होता है?
क्या मिनिस्टर वर्ड यूज होता है वहां पे? सेनेटर तो उनके राज्यसभा के मेंबर समझ लीजिए, पर वो सेनेट क्योंकि बहुत पावरफुल है तो बहुत पावरफुल पॉलिटिशियंस है सेनेटर्स। ये इंग्लिश फिल्मों में ज्यादातर सेनेटर यूज करते हैं। एग्जैक्टली सर। क्या? सेक्रेटरी। सेक्रेटरी। सेक्रेटरी फॉर होमलैंड सिक्योरिटी, सेक्रेटरी फॉर स्टेट, सिक्योरिटी फॉर ट्रेजरी, सिक्योर है ना, सेक्रेटरी दिस सेक्रेटरी दैट। तो हमारे जो मिनिस्टर के इक्विवेलेंट है वहां पे सेक्रेटरी कहला रहे हैं। और सेक्रेटरी सर सलाहकार होता है, वो सिर्फ प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे, फाइनल डिसीजन मेकिंग वहां पर प्रेसिडेंट की है। एक पर्सन के अराउंड सब कुछ घूम रहा है। और दूसरा दूसरा वहां पे प्रेसिडेंट के लिए कोई ये शर्त नहीं है कि तुम लेजिस्लेचर से ड्रॉ करोगे, एमपी होने की कोई जरूरत नहीं है वहां, ना सीनेटर ना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से। वो बिलीव करते हैं एक्सपर्टीज। तो प्रेसिडेंट चुना गया, वो आके बैठ गया, देश ने उसमें विश्वास जताया, एक पर्सन को चुना है। अब वो देखेगा यार फाइनेंस के लिए कौन बढ़िया होगा, डिफेंस के लिए लाओ कोई यार रिटायर्ड कर्नल तगड़ा सा, कोई डिफेंस स्टडीज वाला बंदा लाओ, मैं सेक्रेटरी रखता हूं। गेटिंग माय पॉइंट? तो उनके लिए वो कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं अपने सेक्रेटरी। हमें लेजिस्लेचर, हमने अगर जयशंकर साहब को चुना, हमें उन्हें राज्यसभा का मेंबर बनाना पड़ा यार, वहां पे ऐसा कुछ नहीं। समझ में आ गया गेम? एनी डाउट? एनी डाउट? हाँ कुछ पूछ रहे थे आप? क्लियर? ओके, सो ये कुछ कंसेप्ट और इसके कुछ कीवर्ड्स याद रखिएगा, तो शायद यहां पे लिखे नहीं है, मैंने बोले जैसे स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, नॉट स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, बिलीव्स इन अकाउंटेबिलिटी मोर, बिलीव्स इन परमानेंसी मोर। क्लियर? किसको क्लियर? चलिए, starting with the parliament, ours, that under article 79 parliament comprises lok sabha, rajya sabha and office of president. just एक लाइन में याद रखिए, president is not a member of either house of parliament but integral part of the parliament. house का member नहीं है, mp नहीं है, but parliament का part है। clear? now we move to कॉम्पोजिशन। थोड़ी बहुत याद कर लीजिए, इसमें भी एक दो फैक्ट जो मैं बताऊंगा वो याद कर लीजिएगा। सो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कैन बी 552 बिकॉज एज पर कॉन्स्टिट्यूशन दिस वर्ड इज स्टिल देयर। प्रैक्टिकली इतनी नहीं होगी, बात कर लेंगे। तो लोकसभा को ही पकड़ लीजिए, हम दो स्ट्रेंथ की बात करते हैं। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ। मैक्सिमम कितनी हो सकती है कॉन्स्टिट्यूशनली और इस वक्त कितनी है? तो मैक्सिमम 552 एंड टोटल स्ट्रेंथ 543, और ये ऑल इलेक्टेड है। अभी मैं आता हूं, यही ग्रे एरिया है, मैं क्लियर कर दूं उसको, ठीक है। सो हियर इट कम दैट 550 प्लस 2 लिखा हुआ है मैंने पहले, सीधा 552 लिखा ही नहीं है। तो देखिए है ये गेम कि दो मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के नॉमिनेट किए जा सकते थे। आई रिपीट, इफ एनी टाइम प्रेसिडेंट फील्स दैट the representation of Anglo-Indian community is not adequately done in the house, then he or she may nominate up to 2 members from Anglo-Indian community. तो ये कोई मैंडेटरी नहीं था पहले भी, वो हो सकता है कि उनको लगे रिप्रेजेंटेशन नहीं, एक नॉमिनेट कर दें, दो कर दें। डेरेक ओब्रायन साहब वो टीएमसी की टिकट पे जीत के आ गए थे, तो बोले रिप्रेजेंटेशन हो गई, किया ही नहीं था नॉमिनेट, तो पहले भी ऑप्शनल गेम था। लेकिन हुआ यह है कि जहां ये चीज लिखी गई थी कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर को नॉमिनेशन मिलेगा, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 10 साल के लिए थी, और फिर हर 10 साल पे एक अमेंडमेंट, और हम इसको आगे बढ़ा रहे थे। जहां 10 लिखा था वहां 20 कर देते थे, 30 कर देते, 40 कर देते, 50, 60, 70 एंड सो ऑनवर्ड। तो कुल मिलाकर 104 अमेंडमेंट हुआ 104 इन 2020। तो जब इसका टाइम पीरियड आगे बढ़ाना था, 80 से 90 करना था, किया ही नहीं चुप हो गए, टाइम पीरियड आगे नहीं बढ़ाया। सो बिकॉज ऑफ 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिस इज नाउ रिडंडेंट, अब ये नॉमिनेशन नहीं होगी। क्लियर? हाँ, क्योंकि उस आर्टिकल में कोई फेर बदलाव नहीं किया।
जी जी, तभी ये ग्रे एरिया है। मुझे क्वेश्चन आएगा, मैं 552 कह दूंगा, मैं 552 करूंगा। वो कहते भाई फिर 550 गई है कि 552 गई है, ठीक है। तो क्योंकि जहां पे बाकी चीजें लिखी हुई हैं वहां अभी भी 550 प्लस 2 है, तो 552 क्यों, वहां चेंज नहीं हुआ अभी। क्लियर? आ जाए, वैसे इतना पूछना ही, ये फिर ना कंट्रोवर्सी होगी, फिर वही होगा कि एक नंबर सबको दे दो, वैसा वाला क्वेश्चन है। चलिए, देन वी कम टू राज्यसभा। मैक्सिमम 250, टोटल 245 भाई, 5 ही छोड़ी है। क्लियर? बस इसमें थोड़ा सा पेश है, जैसे इसके कुछ फैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे। 238 आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, 12 आर नॉमिनेटेड फ्रॉम आर्ट साइंस लिटरेचर। एंड देन पहले ये सवाल बहुत पूछा जाता था कि किस किस यूटी की रिप्रेजेंटेशन है और बाकी की क्यों नहीं है। तो ट्रेडिशनली सिर्फ दिल्ली एंड पुडुचेरी की रिप्रेजेंटेशन थी, दिल्ली की 3 सीट, पुडुचेरी की 1। लेकिन जेएनके के आ जाने के बाद जेएनके की भी अब 4 सीट्स हैं, क्योंकि जेएनके भी यूटी हो गया। क्लियर? तो सिर्फ इन यूटी को रिप्रेजेंटेशन दी गई है, इनका थोड़ा नंबर देख लीजिएगा। और दूसरा ये कि फिर चंडीगढ़ ने किड़े इलाचियां दे बाग उजाड़ते कि आप इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं। सो बस एक फैक्ट याद रखिए, दैट फॉर द टाइम बीइंग population of other UTs are considered as negligible. For what purpose? To get representation in Rajya Sabha. Clear? याद रह जाएगा ऑनलाइन। उन बार बार क्यों एक्सटेंड कर देने सर, इस तो रिजर्वेशन भी 10 ईयर्स नहीं सीगी, ठीक है, प्लीज रिपीट। ठीक है, ये जो आप रिजर्वेशन के 10 ईयर की बात कर रहे हैं, क्योंकि आगे लोकसभा और फिर उसमें रिजर्वेशन क्लॉज फिर आएगा, मैं तब बात कर लूंगा इसके बारे में। ठीक है जी, प्लीज रिपीट लास्ट लाइन। लास्ट लाइन मैं कहना यह चाहता हूं दैट ओनली जेएनके, दिल्ली एंड पुडुचेरी इज हैविंग रिप्रेजेंटेशन इन दी राज्यसभा। बाकी की क्यों नहीं है? तो सिंपल वजह है कि बाकी की पॉपुलेशन को नेग्लिजिबल मान लेते हैं टू गेट द रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। और इसके अलावा ऐसा नहीं कि वहां डेमोक्रेसी नहीं है, तो फिर लोकसभा में तो हर टेरिटरी की रिप्रेजेंटेशन है ही है, चाहे एक जाए, चंडीगढ़ से एक एमपी जाए, चाहे तिवारी साहब जाएंगे। क्या? तो थोड़ा बहुत नंबर गेम, बहुत रट्टे नहीं मानने। चलिए आ जाइए सर, क्वालिफिकेशंस। नाउ इकट्ठी में करवा रहा हूं क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशंस, ठीक है। यू गेटिंग कोल्ड, यू कैन चेंज द सीट देन। कैन हैव सुटेबिलिटी प्लीज। आप लोग सेहत वेहत का ख्याल रखिए, वायरल वगैरह काफी चल रहा है। क्वालिफिकेशंस इकट्ठी कर लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की क्वालिफिकेशंस। सो हियर वी कम, नीडलेस टू रिपीट टाइम एंड अगेन, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी पोस्ट के लिए आप क्वालिफिकेशन पहली देखते हैं तो सिटीजन ऑफ इंडिया इज मस्ट। देन इट कम्स टू एज 25 ईयर फॉर लोकसभा एंड 30 ईयर फॉर राज्यसभा। प्रेसिडेंट के लिए कितनी है? 35। गवर्नर के लिए, वाइस प्रेसिडेंट 35। तो बार बार रिपीट करेंगे, यही याद कर लेंगे, लोकसभा राज्यसभा 25 30। मूविंग टू शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसको भी बाद में थोड़ा डिटेल में डील कर लेंगे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को टेस्ट करने के लिटमस टेस्ट हैं क्या क्या। एज ऑफ नाउ हम क्या मान के चलेंगे? सरकारी नौकरी। देन मस्ट बी अ रजिस्टर्ड वोटर इन एनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। अच्छा ये बताइए, क्या जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो इलेक्शन लड़ रहा है उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर होना चाहिए? नो, एनी देश में कहीं पर भी वो बस रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। तो आप कहीं आसाम में भी वोट है, आप आगे दिल्ली इलेक्शन लड़ लीजिए। क्या? चलिए, देन कम्स टू डिस्क्वालिफिकेशन, मोर इंपॉर्टेंट। हियर इट कम्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगेन आई सेड इसको करेंगे डिस्कस बाद में। देन मतलब कोई लेजिस्लेटर
एमपी रहते हुए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे कैसे सरकारी नौकरी में कैसे आ सकता है? वो तो अजीब लग रहा है। लेकिन आप एक एमपी हैं और कोई और पोस्ट क्रिएट हुई है जिससे आप सैलरी विड्रॉ करने लग पड़े, तो वो भी तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काउंट कर जाएगा। तो ये एक डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड भी है, ठीक है। तो उसमें जया बच्चन केस है लैंडमार्क, मैडम सोनिया गांधी का केस है लैंडमार्क, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट। यार एमपी बनने के बाद दिमाग तो सबके खराब होते हैं, इतने खराब ना हो जाएं कि लोग आपको पागल कहने लग जाएं और कोर्ट भी आपको डिक्लेयर कर दे। तो इसमें लिख दीजिएगा डिस्चार्ज बाय कोर्ट एज वेल। क्लियर यहां तक? देन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ये क्या होता है? हाँ जी, अनडिस्चार्ज नहीं, डेप्थ में तो आजकल ईएमआई सबकी चल रही है, सभी हैं एक्सेप्ट मी। बैंकरप्सी, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ठीक है। उसके सारी प्रॉपर्टी ले लिए फिर भी वो डिस्चार्ज नहीं हो सकता है। बैंकरप्ट होना, दिवालिया होना, विजय मालिया होना, बस इतनी सी बात है, याद रख लीजिए। देन फेल टू लॉज अकाउंट, अभी माइनर है, आरपीए के अंदर दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। फेल टू लॉज एन अकाउंट ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंसेस विद द टाइम। देखिए सब कैंडिडेट पे लागू होता है और जीतने वाले पे तो लागू हो गई होगा। तो आरपीए के अंडर आप अपने इलेक्शन के दौरान अपने इलेक्शन पे कितना खर्च कर सकते हैं उसकी एक लिमिट सेट है। उसको अगर वो ब्रीच करेंगे तो भी पेनल्टी पड़ती है, इसलिए हारे हुए इलेक्टर्स को भी जमा करना पड़ता है। यहां पे हम लेजिस्लेटर की बात कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब क्या है? अगर जीता हुआ कैंडिडेट है, विद इन अ मंथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास उसको अपने इलेक्शन एक्सपेंस का ब्यौरा जमा कराना है। नहीं करा पाया तो भी डिस्क्वालीफाई, या ब्रीच कर गया तो भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है। देन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये दो इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा। दिस एमिनेट्स फ्रॉम सेक्शन 8 ऑफ आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। तो इसमें यह है कि अगर कोई भी लेजिस्लेटर, और ये सब पे लागू है, एमपी एमएलए पे भी लागू है, अगर कहीं पर कन्विक्ट हो गया फॉर प्रमोटिंग और प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी, डॉरी, सती, डिस्क्वालिफाइड। इमटेरियल के उसको कितनी सजा हुई है, चाहे एक दिन की हो जाए, वो गया। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है 2 साल वाला क्लॉज। सो दिस इज सेक्शन 8 क्लॉज 3। ये क्या कहता है? किसी भी लेजिस्लेटर को किसी भी क्रिमिनल केस में अगर 2 साल से ज्यादा की सजा हो गई, 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो गई, देन डिस्क्वालिफाइड। क्लियर यहां तक? हाँ, उसमें चाहे एक दिन की होगी, मॉरल टर्पिट्यूड के क्राइम्स में वो। हाँ जी। हम्म। ईसीआई की अथॉरिटी में जमा कराने होते हैं सर, एग्जैक्टली। ईसीआई वॉच, ईसीआई पहले से वॉच रख रहा होता है। आप जमा कराने जाएंगे एक्सपेंसेस, उन्होंने पहले ही आपका सारा अकाउंट बनाया हुआ होगा, मैच कर लेंगे। ईसीआई, सर समझिए इस चीज को, ये देखो, एक चीज समझिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास अपना कोई वर्कफोर्स नहीं है, सो वो उधार के वर्कफोर्स से काम चलाते हैं। यू नेम इट द डिपार्टमेंट एंड दे आर देयर ऑन इलेक्शन ड्यूटी। तो उस वक्त वो ईसीआई की अथॉरिटी में काम कर रहे होते हैं, तो आपका जवाब ईसीआई होगा। क्या? ओके। मैं यहां पर आपका ध्यान लाना चाहता हूं, किसी भी क्राइम में अगर 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो गई, देन देयर विल बी इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन। और सिर्फ बात 2 साल तक नहीं है, जितनी भी सजा हुई है, सपोज किसी को 2 साल की सजा हुई, अपनी सजा काटो और साथ में 6 साल का डिस्क्वालिफिकेशन और है, आप अगले 6 साल इलेक्शन और नहीं लड़ सकते हैं। किसी को 5 साल की सजा हुई, 5 साल की सजा काटो और 6 साल का डिस्क्वालिफिकेशन और है, अनटिल अनलेस आप हाई कोर्ट से बरी होके आ गए, हाई कोर्ट में आपका कन्विक्शन साबित भी नहीं हुआ, तब फिर आप दोबारा मिनिस्टर बन सकते हैं, लेजिस्लेटर बन सकते हैं। जयललिता मैम, ट्रायल कोर्ट से सजा हुई, सीएम से रिजाइन करना पड़ा, हाई कोर्ट से बरी हो गई। क्या? एनी डाउट अबाउट दिस क्लॉज?
एक तो जितनी सजा हुई है इतनी, नहीं देखिए, अगर तो टाइम इतना ज्यादा गुजर चुका है कि बाई इलेक्शन हो गया है, तब नहीं होता है। रिटेन हो सकता है, राहुल गांधी का रिटेन हुआ था, राहुल गांधी गॉट डिस्क्वालीफाइड, है ना, विद इन आवर्स डिस्क्वालीफाई करवा दिया था उनको, तो वो कितना हंगामा, बंगला खाली करवा लिया। ठीक है, लेकिन उस सीट पे बाई इलेक्शन हुआ नहीं, उससे पहले ही वो हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से जाके सस्पेंड कराया है अपनी सजा। तो सस्पेंशन अलग गेम है, ठीक है। तो जैसे ही सस्पेंड हुआ तो रिटेन कर गए थे, बाय रूल्स आप रिटेन कर सकते हैं क्या। चलिए, नॉट कन्विक्टेड, इज ही डिस्क्वालिफाइड और नॉट। सर समझिए इस चीज को, हाँ क्या कह रहे हो। बैंकरप्सी, बैंक से लोन लिया था, आप चुका नहीं पाए, आपने जो कोलेट्रल रखा था अब वो देके भी आप लोन नहीं चुका पाएंगे, तो बैंकरप्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। तो फिर जैसे ही बैंकरप्ट अनाउंस होगा, पर्सन विल बी डिस्क्वालिफाइड। क्लियर यहां तक। ओके, अब इसमें जैसे पूछ रहे हैं सामने के, सर अमृतपाल डिस्क्वालिफाइड और नॉट, सर प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड ऑल दैट थिंग, ऑल दैट। सर समझिए इस चीज को, और इलेक्शन के दौरान बहुत सारी चीजें भी लिखी गई थी कि जेल में रहता हुआ एक पर्सन वोट नहीं डाल सकता है, उसका वोटिंग राइट सस्पेंड है, लेकिन जेल में रहता हुआ बंदा इलेक्शन लड़ सकता है। तो अगर आप अमृतपाल का नाम लेके पूछ रहे हैं, कितनी कन्विक्शन आप मुझे बताइए, 1 घंटे भी की कन्विक्शन हुई है उनको, अभी ट्रायल नहीं शुरू हुआ भाई का, लास्ट आई चेक अभी तो ट्रायल नहीं शुरू हुआ है। तो याद रखिए 2 साल की सजा मतलब जब वो कन्विक्ट हो गया है, अंडर ट्रायल प्रिजनर के लिए अलाउड है इलेक्शन लड़ना। अगर किसी के ऊपर केस चल रहा है, कत्ल का भी केस चल रहा है, अभी कन्विक्ट नहीं हुआ है, जेल से इलेक्शन लड़ ले। अमृतपाल साहब ने यही किया है बेसिकली। हाँ, एनएसए में कल को अगर मान लीजिए 6 महीने 1 साल के अंदर उनकी कन्विक्शन होगी 2 साल ज्यादा, इमीडिएट डिस्क्वालीफाई। एनी डाउट। एज पर रूल्स जेल में रहते हुए नहीं कर सकते हैं आप, जब तक आप जेल में हैं तब तक वोट नहीं कर सकते। हाँ, बेल पे कर सकते। क्लियर। अब जेल अथॉरिटीज का यही काम रह गया कि पंचायती इलेक्शन हो तो ट्रक भरो, फिर म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन आ गए। इस मुल्क में 1 साल में 5 इलेक्शन होते हैं, ठीक है। कल को और कुछ नहीं हो गएगा, मेरी रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी के इलेक्शन लेके चलूंगा, तो गेटिंग माय पॉइंट, सस्पेंड हो राइट। चलिए ठीक है, सो ये वाला इंपॉर्टेंटली याद कर लीजिएगा। देन डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ हम डिटेल में करेंगे इलेक्शंस के साथ में, वो थोड़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड ऑल दैट थिंग सिमेट्री बन जाएगी। ओके चलिए, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन यही तैयार कर लीजिए। देखिए बाकी सारी डिस्क्वालिफिकेशन जितनी भी हैं अपार्ट फ्रॉम एंटी डिफेक्शन लॉ, डिसाइडिंग अथॉरिटी इज प्रेसिडेंट। आई रिपीट, in all the disqualification of MPs, the deciding authority is president, but on the advice of election commission of India, in this time election commission of India, ठीक है। लेकिन अगर एंटी डिफेक्शन लॉ पे डिस्क्वालिफिकेशन है तो स्पीकर या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, राज्यसभा में चेयरमैन साहब हो जाएंगे। तो बस ऐसे सिंपल से, जहां पे आप यूनिवर्सली, फिर वही चीज के जो यूनिवर्सल रूल्स हैं उनको याद करते चलिए, तब वहां पे वो आपको कोई भी ऑप्शन डाल दें, कंफ्यूजन ही ना हो। यार मुझे पता है डिसाइडिंग अथॉरिटी सिर्फ एंटी डिफेक्शन लॉ में प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, लोकसभा का पूछेंगे मैं स्पीकर कह दूंगा, राज्यसभा पूछेंगे चेयरमैन कह दूंगा, और इसके अलावा वो दुनिया जहान पूछ लें मुझसे कि कुछ भी लॉलीपॉप चुराई और डिस्क्वालीफाई, तो कौन डिसाइड करेगा। तो कुछ भी कि भाई प्रेसिडेंट करेगा, एक बार बता तो दिया, बात खत्म, उलझना नहीं है चीजों में, ठीक है। इलेक्शन टू द लोकसभा, और इसमें डिलिमिटेशन हमारे समझने वाला है। सो वी नो दिस थिंग, ड्यूरेशन इज 5 ईयर, मेंबर्स का टेन्योर भी 5 ईयर, 5 साल के लिए चुने जाते हैं, 5 साल बाद लोकसभा डिसॉल्व। देन इट कम्स टू मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड
through territorial constituency by the people of that constituency. Then first past the post system and secret ballot पे ये जो इलेक्शन है ये कंडक्ट कराया जाएगा. What is secret ballot? आप जब वोट डालने जाते हैं तो आप देखेंगे ईवीएम को भी कवर करके रखते हैं, कोई और ना देख ले, और आपके साथ कोई कंपनी नहीं करेगा, सिर्फ आपको पता होगा आपने वोट किसको डाला है. फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है? हाईएस्ट वोट टेकर शैल विन इररिस्पेक्टिव ऑफ योर वोट शेयर. जिसको सबसे ज्यादा वोट पड़ गए वो बंदा इलेक्शन जीत जाएगा. सपोज 70% पोलिंग हुई किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, ए बी सी डी 4 लोग खड़े थे, 26%, 24%, 11, 9. तो इररिस्पेक्टिव कितना किसका वोट आया है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले डिक्लेयर्ड विन. दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. प्रेसिडेंट भी इसी तरीके से इलेक्ट होता है. प्रेसिडेंट भी ऐसे ही होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ वोट्स. याद रखिए, याद रखिए, कोई बात नहीं, लड़ो मत, लड़ो मत, लड़ो मत, ठीक है. हाँ, क्लियर यहां तक? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, एज पर रूल गोज ऑन. यही पॉलिसीज हैं इन सारे सिस्टम्स की. हर सिस्टम में कुछ ना कुछ तो कमी रही जाती है. क्या? चलिए, हमारा इतने काम का है, आगे चलें. अब हम समझ लेते हैं डिलिमिटेशन. देखिए होता क्या है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के थ्रू हर स्टेट को उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सीट्स एलोकेट की गई हैं. रेज योर हैंड विदाउट एनी लिपसिंग. पंजाब की लोकसभा सीट्स कितनी है? पंजाब की लोकसभा सीट्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड 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 गुड. रेज योर हैंड भाई. ये क्या हो रहा है? हाँ, दोनों लीडिंग लेडीज, एक लोकसभा को लीड कर रही हैं, एक राज्यसभा को लीड कर रही हैं. हाँ, कितनी कितनी पर्ची फड़ा दे पहला. हाँ जी, कितनी? 117 इज एमएलए मैम, एमएलए. देखिए, मैं कभी भी कोई सवाल पूछता हूं तो इसलिए कि शायद उस बहाने चीज याद रह जाए. कभी ये मत सोचिएगा कि मैं डिमीन करना चाहता हूं या अपनी नॉलेज से बुलडोज करना चाहता हूं, है ना. मेरे निगाह में पता होने और ना होने का फर्क सिर्फ इतना पता होता है कि सर पहले नहीं पढ़ा था, नहीं सुना था, नहीं पता. पढ़ लिया, सुन लिया, याद कर लेंगे. तो कभी भी अदरवाइज मत लीजिएगा कि इसी बहाने के थोड़ा प्रेस हुआ था इस चीज पर, याद हो जाए. तो कितनी सीट्स हैं? 13 सीट्स. 13 को क्या अशुभ अशुभ में मानते हैं क्या कुछ? 13 सेक्टर नहीं है, है ना. जैसे स्टडी क्या होती है, हम तो चलो कुछ भी नहीं कि टीचर क्या है. और पहली बार जब मैंने कोरिलेटिव स्टडी सीखी थी तो निज्जर सर होते थे हमारे यहाँ लॉ कॉलेज के अंदर. तो इंटरेस्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, मैट्रिमोनियल लॉज हमें पढ़ाए जा रहे थे, बहुत बोरिंग होता है कसम से, बहुत बोरिंग. और फिर उसके अंदर हिंदू मैरिज एक्ट, तो कौन पढ़े मैरिज वैरिज डाइवोर्स वाइवोर्स, फालतू बात. पर्चियां तब चलती थी. तो उन्होंने बात यहां से शुरू की कि 13 बहुत सारे कल्चर में बुरा माना जाता है. उन्होंने ग्रीक रोमन एग्जाम्पल, फिर चंडीगढ़ का एग्जाम्पल दिया और फिर बताया कि देखो इतनी बुरी चीज है कि जब डाइवोर्स के सेक्शन का बात आई तो सेक्शन 13 रखा गया. वो चीज आज तक जहन में है. आप मुझे एचएमए का कोई सेक्शन पूछ लिया, मुझे कुछ याद नहीं है. वो 13 मुझे याद है कि डाइवोर्स का ग्राउंड 13 रखा गया. तो कुछ भी ऐसा अगर कनेक्शंस आप ड्रॉ कर लेते हैं ना, इट विल बी इजी लॉन्ग टर्म विदाउट मोर एफर्ट्स. पार्लियामेंट के साथ दिक्कत यह है, थोड़ा इसकी हैंडलिंग समझ लीजिए. देखिए, हर टॉपिक का अपना टोन एंड टेनोर है. एक तो पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दूसरा यहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत जबरदस्त बनते हैं. और ये वो टॉपिक है
जिसमें बाकी टॉपिक के मुकाबले ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। रूल्स, मीनिंग्स, इट्स ऑल फॉर्मल यार। लाइक हम प्रेम्बल पढ़ रहे थे तो इट वॉज मोर लाइक फिलोसॉफिकल थिंग। दिमाग के घोड़े खुले छोड़ दो, दौड़ने दो, कहां तक जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स देखो ज़ैनिथ, लो मजे, सेम डीपीएसपी। अब हम आ चुके हैं इंस्टीट्यूशनल प्रोमाइस में। यहां पर यार रूल्स है तो है, वो हमारा काम ही नहीं कि हम उस चीज में ज्यादा घुसे कि क्यों है सर ऐसे, है तो है, एक हद से ज्यादा वो हमारे काम का ही नहीं है। तो यहां पर कंसेप्ट क्लैरिटी और साथ में ज्यादा फैक्ट्स की, टर्मिनोलॉजीज की आपको रिटेंशन करनी है। हाँ, बिना समझे तो वो भी नहीं आएगा, प्योर रट्टा कभी काम में नहीं आता, तो समझिए और ज्यादा से याद करना है। तो एक तो फोकस होके आपस में भी एक दूसरे से सवाल जवाब कर लिया कीजिए, 4-5 टर्म उछाल दी कुछ कि कोरम कितना है, कॉलिंग अटेंशन मोशन का या एडजॉर्नमेंट मोशन का फर्क बताओ भाई, तो उस तरीके सुन सुन के याद होगा। एंड डू मल्टीपल एमसीक्यूज, जितने एमसीक्यू कर लो। क्लियर? ये पीपीटीज भी, मतलब यार ये जो पीपीटीज पे मैं काम कर रहा हूं ये वाहियात हैं, ये पीपीटी के नाम पे धब्बा है, ठीक है, लेकिन मैं यही यूज कर रहा हूं पिछले 1-2 बैचेस में, क्योंकि इसमें जो कंटेंट है ये बहुत ओवर लाइक कंटेंट एनरिच्ड पीपीटीज हैं, ऐसी नहीं होती है पीपीटीज। लेकिन इसमें कोशिश ये की जा रही है कि हमारे पास टाइम कम है, तो एक आप मुझे सुनते भी रहें, सुन के याद रख लें, और आपकी निगाह बार बार इस पे जा रही हो तो स्टेटमेंट्स बनाई पड़ी हैं सारी चीजों की, और कोशिश ये की गई है अलग अलग इंफॉर्मेशन की स्टेटमेंट बन कैसे सकती है वैसी स्टेटमेंट बना दी जाए, ताकि आप सुनने के साथ साथ कॉन्सेप्ट में समझाता चलूंगा। अगर आप यहां देख रहे हैं तो आपकी आंखों से गुजरता रहे, पिक्टोग्राफिकल मेमोरी में वो स्टेटमेंट्स कैद होना शुरू हो जाएं। प्रॉब्लम हमारी एक बड़ी एमसीक्यू की ये है कि वही पढ़ी पढ़ाई चीज, एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, जब एक स्टेटमेंट बन के आता है तो डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि यार बात कहां घूम रही है। तो थोड़ा सा, खासकर प्रेम्बल में, बाकी चीजों में भी कोशिश करें कि जब आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, स्टेटमेंट्स पे फोकस कीजिए। स्टेटमेंट कैसे बन रही है, ट्विस्ट कैसे हो सकती है, तब ये टॉपिक हैंडल होंगे, तब ये क्रिटिकल टॉपिक हैंडल होंगे। मतलब मैं कह रहा हूं इस पर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कीजिए। अब उस तरह के क्वेश्चन ही नहीं बन रहे सर कि मैं बस एक किताब उठाऊं, उसको पढ़ूं और मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूं। इट इज मोर अबाउट स्किल, हाउ यू यूज योर नॉलेज। क्लियर? तो चलिए आइए वापस। 13 सीट्स हैं पंजाब की लोकसभा की, ये तो नहीं भूलोगे? ठीक है, चलिए। अब पंजाब की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये 13 सीट एलोकेट कर दी हैं। अब लोकसभा इलेक्शन के पर्पस के लिए पंजाब को 13 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट लेंगे, 13 हिस्सों में बांट लेंगे। क्लियर? कौन करेगा ये काम? डीलिमिटेशन कमीशन। इसका भी नेचुरल सा जवाब हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगता है, नहीं। डीलिमिटेशन कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट के थ्रू ये चीज आई है, एंड डीलिमिटेशन कमीशन इज सो पावरफुल बॉडी दैट इट्स ऑर्डर्स आर फाइनल एंड बाइंडिंग। यू कैन नॉट चैलेंज दोज ऑर्डर्स इवन इन द कोर्ट्स। ये डीलिमिटेशन का काम करेंगे। तो मतलब डीलिमिटेशन के कमीशन विच इज लेड बाय जस्टिस रिटायर्ड ऑफ कोर्स, वो आएंगे और फिर देखेंगे पंजाब के कौन से शहर को, कौन से गांव को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में डालें, दूसरी में डालें, तीसरी, चौथी एंड 13। तो ऐसे लाइंस ड्रॉ कर जाएंगे, 13 कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई हैं। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स क्या फॉलो किए जाते हैं? मेन प्रिंसिपल है पॉपुलेशन। ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज तय की गई हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, और कोशिश ये की जाती है इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट पैरिटी रखी जाए। मतलब कि जितनी पॉपुलेशन बठिंडा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ रही है उतनी ही पॉपुलेशन पटियाला कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो, उतनी ही अमृतसर, बरनाला एंड वीजा विज अदर्स। इसीलिए जब आप पीसीएस के लिए रट्टे लगाते हैं फैक्ट्स के पंजाब जीके में, तो आप पढ़ते हैं लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी। पर ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कैसे हुई? एरिया वाइज हुई है। इफ यू गो टू बॉर्डर एरिया, स्पैर्सली पॉपुलेटेड, कम आबादी, ठीक है, ज्यादा जगह में रह रही है, आपको ज्यादा एरिया कवर करना पड़ गया। आप मोहाली आए, डेंसली पॉपुलेटेड है भाई,
उतनी आबादी आपको कम जगह में मिल गई, छोटी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो जाती है, लोगों का कोई फर्क नहीं है, ताकि कल को एमपी इस बात पे ना लड़े कि तुम कम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हो, मैं ज्यादा लोगों का हूं। यहां तक क्लियर? और फिर इंटर स्टेट पैरिटी भी रखी जाएगी। आइए किसी और स्टेट में, उत्तर प्रदेश 80 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, द लार्जेस्ट। तो फिर अब यूपी को 80 क्यों दे दिए? सर पॉपुलेशन, यहां सपोज आज की बात करूं तो जैसे 2011 में 2,70,00,000 थी, ठीक है सर, यहां पे पहले ही 22 करोड़ बैठे थे, तो अब आप बांटेंगे 80 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, क्योंकि यहां सीट ज्यादा दे दी, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो फिर कोशिश करेंगे कि जितनी पॉपुलेशन बठिंडे में आ रही थी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उतनी बनारस में आए, उतनी अलीगढ़ में आए। तो एक लाइन में इसको अगर पिरोना हो, दैट इंटर स्टेट पैरिटी एंड इंट्रा स्टेट पैरिटी बोथ मेंटेन्ड। क्लियर यहां तक? एनी डाउट? एनी डाउट? गुड। अब आइए इस तरफ कि इस डिलिमिटेशन, अच्छा इसमें माइनर कुछ पॉइंट और भी होते हैं, जैसे ज्योग्राफिकल रिलीफ, थोड़ा बहुत ध्यान रखा जाता है उसका, आपसे पॉपुलेशन तक पूछेंगे वो। जैसे ऐसा ना हो ना कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी और बीच में बड़ा पहाड़ खड़ा है, यहां पे एक आधी उधर चली गई आधी इधर चली गई, तो ऐसे ज्योग्राफिकल रिलीफ वगैरह का भी थोड़ा ध्यान रख लेते हैं। मेजर इज पॉपुलेशन। नाउ कम टू दिस थिंग, एज पर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लेटेस्ट सेंसस यूज करना था। हर 10 साल पे सेंसस होता है, ठीक है, तो डिलिमिटेशन के लिए लेटेस्ट सेंसस यूज होना था। मतलब सिंपल बात है भाई, अगर आज आपकी आबादी है 5 लाख और आपको 20 रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है, अगर आपकी 10 लाख आबादी हो गई तो रिप्रेजेंटेटिव भी तो बढ़ाओगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी, बढ़ा लेना, उस हिसाब से डिलिमिटेशन कर लेना। बट फिर हमारे यहां हुआ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, एंड दैट टू नॉट ऑल ओवर इंडिया, लाइक नॉर्थ इंडिया स्पेशली हिंदी स्पीकिंग बेल्ट, यहां एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चल रही है, पॉपुलेशन ब्लास्ट है यहां पे। और उधर साउदर्न स्टेट्स, केरल, तमिलनाडु, ये 1980s आते आते पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन अचीव कर जाएंगे। तो डिस्पैरिटी आ रही है। अगर आप इसको ओपन रखोगे तो नॉर्थ के एमपीज बहुत ज्यादा, साउथ के कम, पावर इंबैलेंस। ऐसी क्या वजह है कि आपके जो 13 प्राइम मिनिस्टर हुए हैं उनमें से 9 का कनेक्शन उत्तर प्रदेश से है, किसी ना किसी तरीके से। नरेंद्र मोदी जी को गुजरात से उठ के यूपी में आके ये क्यों कहना पड़ गया कि मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है? 80 सीट्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी भी इंबैलेंस है, और ये इंबैलेंस और बढ़ता। तो मैडम इंदिरा गांधी के टाइम में फिर वही एरिया टाइम याद रखें, बोले फ्रीज करो ये सब कुछ। पहली बात तो नंबर किस हद तक बढ़ाओगे, लिमिट भी तो होनी चाहिए हुई, और पावर इंबैलेंस आ रहा है। तो सबसे पहले 42nd अमेंडमेंट 1976 हुआ, जिसमें कहा गया दैट 1971 सेंसस विल बी टेकन टिल 2000। बोले सब कुछ फ्रीज कर दो। आप ना 2 अमेंडमेंट याद रखना, तीसरी रिडंडेंट है पर मैं बता दूंगा। 42nd अमेंडमेंट 1976 बोले सब कुछ फ्रीज कर दो, 1971 का सेंसस लो, और कब तक लो? साल 2000 तक। ना नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी, ना डिलिमिटेशन होगा, 2000 तक पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन होगा, फिर हम ये ओपन कर देंगे। क्लियर? तभी आपने प्रेसिडेंट के फॉर्मूला में सेंसस देखा 1971। क्लियर? लेकिन उसके बाद साल आ गया 2000, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन हुई। जैसे मैंने कहा 1980s में केरल और तमिलनाडु पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन अचीव कर गए। उत्तर प्रदेश ने कब की पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन? पहली बात, ये सवाल गलत है मेरा। सवाल होना चाहिए कि कब पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन अचीव करेगा? इन नेक्स्ट सेंचुरी। स्टैट्स हैं सर, यंग पॉपुलेशन विल गेट टू मैरी, विल प्रोड्यूस चिल्ड्रन, बात खत्म। तो फिर
एक बीच में 84th हुई थी, उसको समझ लेंगे, लेकिन क्रक्स समझ लेते हैं पहले। 87th अमेंडमेंट हुआ और इसमें कहा गया कि भाई हम दो चीजें समझें। 1971 का सेंसस यूज करेंगे फॉर नंबर ऑफ सीट्स, और फिर हम 2001 का सेंसस यूज करेंगे फॉर रीड्रॉ एंड रिजर्वेशन। ये हैक पकड़ लीजिए बस। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है यहां तक? ओके ओके, समझ। ठीक है, यहां पे आ जाइए। क्या कह रहे हैं ये कि देखो, नंबर ऑफ सीट्स तो 1971 के सेंसस पे रहेंगी भाई, नंबर ऑफ सीट्स नहीं बढ़ रही। क्यों? पावर इंबैलेंस। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई है, अभी जो हमने यहां पर ड्रॉ की थी इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट पैरिटी, वो गड़बड़ हो चुकी है। बात अकेले पॉपुलेशन की नहीं है, इतने सालों में माइग्रेशन का भी तो असर है। तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहीं ज्यादा लोग हैं, कहीं कम लोग हैं, तो बोले इसको तो फिक्स करो। तो अब क्या करेंगे, बोले 2001 के सेंसस पे हम बाउंड्रीज रीड्रॉ कर लेंगे। तो पंजाब में सीट 13 ही है, लेकिन आबादी के हिसाब से किसी एक गांव को, शहर को दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ट्रांसफर कर देंगे। सपोज दिस इज पंजाब से, आई ड्रॉ दिस इज पंजाब, एंड देन पता लगा बठिंडा और बरनाला। तो पता लगा कि बठिंडा की पॉपुलेशन ज्यादा है, बरनाला की कम है, होगी कम। ठीक है, तो करेंगे क्या, बठिंडे जिले दे 2-4 पिंड चक्के या शहर चक्के बरनाले से ट्रांसफर कर दो, पॉपुलेशन बराबर कर लो। तो ये क्या कहलाई, रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज। रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज किस सेंसस पे होगी, 2001 के सेंसस पे। और साथ में रिजर्वेशन। अब क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में रिजर्वेशन पॉलिसी भी लागू है, दैट सीट्स विल बी रिजर्व इन फेवर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एज अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। कोई 1/3 या 15%, 22% तो है नहीं। तो आपको रिजर्वेशन के लिए भी क्या लेना पड़ता है, सेंसस डेटा लेना पड़ता है। तो रिजर्वेशन के लिए कौन सा डेटा लेंगे आप, 2001 का। कूल इट डाउन, 2 लाइनों में रट्टा। नंबर ऑफ सीट्स 1971 सेंसस, रीड्रॉइंग एंड रिजर्वेशन 2001, बात करता हूं। और ये जो मैंने अभी आपको याद कराया, ये कब तक चलना है, ये कब तक चलना है, 2026 तक। तो इसका मतलब ये रीड्रॉइंग इमिनेंट है। तो कई बार होने वाले करंट अफेयर पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए डिलिमिटेशन अच्छे से पढ़ के जाए। एनी डाउट? 2001, 2026, ठीक है, डन विद। हम्म हम्म नहीं, थोड़ा बहुत तो सर 2001 के हिसाब से तो सेटल हो जाएगा ना। हम्म वो प्रॉब्लम तो चली आ रही है, वो तो परमानेंट है, लेकिन कम से कम जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की प्रॉब्लम, एक स्टेट, वो हमने टैकल किया। सारी प्रॉब्लम थोड़ी टैकल हो गई, जितनी कर सकते हैं उतनी कर लो भाई। ठीक है, चलिए आज हो गया, थैंक यू। चलिए, तो ठीक है, यहां तक याद रह जाएगी ये चीज। यूपीएससी ने इतना स्टैटिक पूछ लिया एक बार, जो नॉर्मली याद करके नहीं जाते थे, लेकिन उन्हें इसलिए पूछ लिया कि कॉमन सेंस पे याद रह जाना चाहिए। ठीक है,
तो अगर मैं वैसे आपसे पूछ लूं, अगर आपने ना पढ़ा हो, अब तक कितनी बार डिलिमिटेशन हो चुका है? और अगर आपको ये सीधा फैक्ट याद नहीं है तो आप गेस कर सकते हैं। सेंसस के हिसाब से हो जाएगा। क्लियर है? तो इट इज 52 में हुआ, 62 में हुआ, 72 में हुआ, 2002 में हुआ। 4 बार। क्लियर है यहां तक? तो अगर आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन भी नहीं है, थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आप उस हिसाब से भी क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं। तो चाहे लोगों ने कहा यार ऐसा नहीं पूछना चाहिए इतना फैक्चुअल, बट यार अगर टॉपिक पढ़ा है सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए। इसमें एक जो मैंने ड्रॉप कर दिया वो बस इसलिए है कि यार बस गलती सुधारी। एक और मजेदार चीज की इन्होंने, तो पार्लियामेंट में क्या किया इन्होंने, 87 से पहले 84th अमेंडमेंट किया 2001 में, और इन्होंने यही बात लिखी कि हम सीट्स रखेंगे 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग, लेकिन रीड्रॉ और रिजर्वेशन कर लेंगे 1991 के सेंसस पे। और ये बात कब हो रही है? 2001 में। और 2001 में लेटेस्ट डेटा आ गया, तो बात मतलब ओ तेरी गलत, फिर यार 10 साल पीछे गई। इसी गलती को सुधारा, एक और अमेंडमेंट गई, कहते यार 2001 का लिखो। क्लियर है यहां तक? चलिए आ जाइए सर, बस सिंपल याद रख लीजिए, अंडर आर्टिकल 330 seats will be reserved in favor of scheduled caste, scheduled tribe as according to their population. अच्छा, ये जो सब में हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, ये एमएलए के इलेक्शन में डिट्टो लागू होता है, पूरी तरह से लागू होता है, तो वहां हम रिपीट नहीं करेंगे। बस यहां से एमपी हटाइए, एमएलए डाल लीजिए, लोकसभा हटाइए, लेजिस्लेटिव असेंबली डाल लीजिए। ओके, नाउ इट कम्स टू कि भाई ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 10 साल के लिए थी ये रिजर्वेशन। जैसे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में बात की ना हमने, 10 साल के लिए था, तो ऐसे ही लेजिस्लेचर में, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड द लोकसभा, यहां पर भी इन फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब 10 साल के लिए प्रपोज किया गया था। लेकिन हर 10 साल पे रिव्यू के बाद, किसी ने पूछा था कि हम आगे क्यों बढ़ा रहे हैं, तो 10 साल पर रिव्यू के बाद यह पता लगता है कि अभी इक्वालिटी स्टैब्लिश नहीं हुई है, इस रिजर्वेशन की जरूरत है, हम आगे बढ़ाएंगे। एंग्लो इंडियन की खत्म कर दी गई है, क्योंकि अब यह महसूस हुआ कि एंग्लो इंडियन को इस सेफगार्ड की जरूरत है नहीं, वो डिस्क्रिमिनेशन अब रहा ही नहीं। लेकिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब डिस्क्रिमिनेशन स्टिल एग्जिस्ट, हेंस इट इज पुट फॉरवर्ड। तो एक फैक्ट याद रखिए, 104th अमेंडमेंट 2020, इसको 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 2030 में फिर रिव्यू कर लेंगे, जरूरत पड़ी तो आगे बढ़ाएंगे, अदरवाइज बंद कर दी जाएगी। जस्ट नंबर याद रह जाए तो ठीक है। अनरिजर्व 412 सीट्स हैं लोकसभा में, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है 84 और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है 47। एक कैविएट, देखिए कई बार यही चीज कह दी जाती है ओवरऑल रिजर्वेशन के बारे में। मैं सोशल मीडिया पर कई बार बहुत बहस देखता हूं कि गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन तो 10 साल के लिए आया था, 70 हो गए, 80 हो गए एंड ऑल दैट थिंग। एक चीज क्लियर कर लीजिए थोड़ा, लार्जली 3 सेक्टर में रिजर्वेशन है हमारे यहां, एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब्स एंड लेजिस्लेचर। ठीक सर, एजुकेशन में रिजर्वेशन आता है आर्टिकल 15 से। अब आप पता कीजिए, मैं पढ़ा चुका हूं कहां से आता है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस वाला भी यहीं आता है। सर गवर्नमेंट जॉब में आता है रिजर्वेशन आर्टिकल 16 से, याद है 4, और इसी में ईडब्ल्यूएस है। और ये जो आपका लेजिस्लेचर में आ रहा है 330, 332, 334, अब ये जो 10 साल की बात लिखी हुई है, ये लिखी हुई है आर्टिकल 334 में, और वो बात सिर्फ लेजिस्लेचर के लिए लागू है। गवर्नमेंट जॉब्स, एजुकेशन, इसमें 10 साल के टाइम लिमिट की कभी कभी कहीं कोई बात थी ही नहीं। तो एक जगह की लिमिटेशन को सब जगह मत चिप, ब्लंडर मिस्टेक है। एनी डाउट? क्लियर? चलिए आगे आगे। वुमेन रिजर्वेशन एक्ट, यार हालांकि मैं करंट अफेयर में करा चुका हूं अच्छे से, तो आप डिटेल में प्लीज रेफर टू दोस क्लासेस। बहरहाल
नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से ये एक्ट लाया गया है। दिस इज 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। करंट अफेयर की क्लास में मैंने इसका बिल नंबर भी बताया, इफ माई मेमोरी सर्व मी बेटर 128। तो कई बार वो एक्ट नंबर ना पूछ के बिल नंबर पूछ लेते हैं, वो फैक्ट भी याद कर लीजिएगा। एंड देन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, देखिए पंचायती राज में तो 1992 ऑनवर्ड्स विमेन के लिए 1/3 सीट रिजर्वेशन है। इसकी बहुत टाइम से डिमांड थी लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा के अंदर भी। तो फाइनली अब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हुआ है और लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, यहां पर भी 1/3 सीट्स इन फेवर ऑफ विमेन रिजर्व कर दी जाएंगी, अभी नहीं है। ये सीट्स रोटेशन बेसिस पे रहेंगी, मतलब आज अंबाला रिजर्व है अगर विमेन के लिए, तो हो सकता है वो कल को फ्री हो जाए और करनाल या कुछ और रिजर्व कर दी जाए। और दूसरा, इस रिजर्वेशन के लिए टाइम पीरियड है 15 इयर्स। लेकिन क्या इसको भी आगे बढ़ाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी? आंसर इज नो, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर एक्ट पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू इंक्रीज द टाइम बाय लॉ। ये छोटे छोटे नुआंसेस हैं जो नोट करने हैं। क्लियर यहां तक? आई रिपीट, इसके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहां पे इसमें पार्लियामेंट को एम्पावर कर दिया। जैसे यार आगे हम जजेस पढ़ेंगे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट में 1+7 जजेस थे, आज 34 हैं। तो बढ़ाने के लिए क्या हम अमेंडमेंट करते हैं? नो, क्योंकि वहीं 124 में लिख दिया था पार्लियामेंट बाय लॉ में इंक्रीज द नंबर। पार्लियामेंट को मिल गई, वो एक्ट लाते हैं, बढ़ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहां पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड, याद रह जाएगा। ओके, देन ये मैंने कहा लागू कर दिया जाएगा, ये एक्ट है। तो क्या 2024 के इलेक्शन में रिजर्व हुई सीट्स? क्योंकि एक्ट तो 2023 का, तो क्या इस बार रिजर्व हुई थी? नहीं। तो देखिए, लॉ अगर एक्ट बन भी जाए तो इसकी प्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो सकती है, एक तारीख चुनी जा सकती है कि उस दिन से हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसके साथ ये लिखा है, पहले होगा सेंसस देश में, फिर होगी डिलिमिटेशन, उसके बाद जाकर कहीं आप कर दिया क्या? डर ही लगता है भराओ दर्द। उसके क्या हो गया टाइम? अभी तो है यार, ठीक। उसके बाद जाकर ये रिजर्वेशन लागू होगा। तो यू नेवर नो, दैट मे बी 2029 एंड दैट मे बी इवन फर्दर, क्योंकि कोई अभी डेट तय नहीं की गई है। याद रह जाएंगी चीजें। बाकी नोट से और करंट अफेयर क्लास से थोड़ा डिटेल में कर लीजिएगा, पोटेंशियल है कि यहां से क्वेश्चन बनाया जाए। चलिए, देन वी कम टू जस्ट सम ऑफ द डेटा ऑफ 18 लोकसभा इलेक्शन 2024 में होके हटे हैं। तो कुछ इस तरह का ट्रेडिशनल क्वेश्चन, लाइक 7 फेज इलेक्शन था, 44 डेज लॉन्ग, और इसको लॉन्गेस्ट इलेक्शन पीरियड माना जाता है अब तक का। देन 968 मिलियन वोटर्स, जिसमें 312 मिलियन विमेन वोटर्स थी, और इस बार 65.79% पोलिंग हुआ है। सिर्फ 65% ओवर एंड अबव लोगों ने वोट किया है, 2019 के मुकाबले गिरा है। 67% पोलिंग हुई थी इस बार। 74, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 74 विमेन एमपीज आर इलेक्टेड। सो हमारे नेशनल लेजिस्लेचर में, लोकसभा में 13%, ओनली 13% रिप्रेजेंटेशन है विमेन का। शायद ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाना पड़ा है। एंड दिस इज द सेकंड हाईएस्ट नंबर बाय द वे। सो व्हाट इज द फर्स्ट हाईएस्ट नंबर किसी एक लोकसभा इलेक्शन में विमेन का? किसी लोकसभा इलेक्शन में सबसे ज्यादा महिलाएं कब चुनी गई? यस विक्रम, एग्जैक्टली। हाँ जी, 2019 के इलेक्शन में देयर वर 78 विमेन एमपीज। तो 2019 वाला वाज द हाईएस्ट, ये सेकंड हाईएस्ट। ओके, ये यार अपने ना जीके के लिए याद कर लो। सो बेसिकली क्या है कि बीजेपी द मेन लीडिंग पार्टी एट द ट्रेजरी बेंच। सो हियर 240 एमपी आए,
याद है ना, आपकी बार 400 पार, तो आगे 240। 36% वोट शेयर है इनका ओवरऑल वोट परसेंट में। तो जितना भी वोट पड़ा है हिंदुस्तान में, उसका 36% मिला है बीजेपी को। तो हम सोचते हैं कि मोर देन 50% मेजोरिटी, ये है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की गेम। ठीक है, देन पिछली बार मैसिव परफॉर्मेंस थी, 303 एमपी थे अकेले बीजेपी के। इनको किसी सहयोगी पार्टी की जरूरत नहीं थी, ये अकेले दम पे सरकार चला लेते। और पिछली बार इनका वोट परसेंट था 37%। देखा, बहुत ज्यादा एनालिसिस में इस वक्त जा नहीं सकता हूं, लेकिन ऐसे डेटा को एनालाइज किया कीजिए। लाइक वोट परसेंट बहुत ज्यादा नहीं गिरा इनका, सीटें कितनी गिर गई हैं भाई। क्लियर, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की गेम है। आइए आगे, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, विच इज द रूलिंग अलायंस, जिसमें बाकी पार्टीज शामिल हैं, जिसमें जेडीयू और वो आंध्र की जो है, जो भी पार्टी, ठीक है, इनके पास अब 293 एमपीज हैं। तो पिछली बार जहां बीजेपी के पास 300 से ज्यादा सीट थी, इस बार पूरे कोalition के पास नहीं है। सो ओवरऑल वोट परसेंट 43% शेयर इनके पास है। पिछली बार 45% था, और ओवरऑल 353 सीट्स थी इनके पास। तभी टारगेट कर रहे थे कि 400 टच कर जाएंगे। चलिए, ये हो गया। तो अब आइए कांग्रेस की तरफ। 99 सेंचुरी नहीं लगी इस बार इनसे, 99 पे आउट हुए हैं, पर उसमें बहुत खुश हैं। 21% वोट है। पिछली बार, इस बार खुश इसलिए कि पिछली बार सिर्फ 52 थे। तो इतनी खुशी इस बार मोदी जी के चेहरे पे नहीं देखने को मिली जितनी राहुल गांधी के मुंह पे देखने को मिली। तो बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी भाई की, बात करने का लहजा तरीका चेंज हो गया। आप कसम से नेट पे जाइए, जो रील राहुल गांधी की पहले बनती थी और अब बनती है, उसमें फर्क देखिए जरा। ठीक है, सोशल मीडिया। खैर, इंडिया ब्लॉक जो अपोजिशन अलायंस है मेंस, इसमें 234 एमपीज हैं और 36% वोट शेयर इनके पास है। सो यहां पर अगर आप दोनों ब्लॉक्स का फर्क देखें, कोई ज्यादा नहीं है। दिस इज वन ऑफ द रीजन राहुल गांधी इज अ कॉन्फिडेंट मैन नाउ। बस फ्यू सीट्स हेयर एंड देयर, गवर्नमेंट चेंज। हाँ, पलटू राम किसी भी वक्त आ सकता है। क्लियर है यहां तक? तो याद रखिए भाई, कॉन्फिडेंस आता है परफॉर्मेंस से। हम लोग उल्टा चलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, परफॉर्म कीजिए, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। हम सोच रहे हैं एक दिन घर बैठे बैठे कॉन्फिडेंस आएगा और फिर मैं परफॉर्म करूंगा। नहीं होगा ऐसे भाई, परफॉर्म कीजिए, कॉन्फिडेंस आए। क्लियर, कीजिए एमसीक्यूज, होने दीजिए गलतियां, लेट देयर बी मिलियन मिस्टेक्स, बट कीजिए मेहनत, अपने आप रिजल्ट आना शुरू होगा। अब मैं सोचता हूं कि एक दिन सारी पॉलिटी याद हो जाएगी, फिर मैं एक धमाकेदार एमसी, ना, वो नहीं होने वाला ऐसा। थ्योरी ऑफ एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल रिफॉर्म्स, पढ़ा है इसके बारे में आपने? लाजवाब है। थ्योरी ऑफ एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल रिफॉर्म्स, छोटे 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 रिफॉर्म मिलके बड़े रिफॉर्म बनते हैं। ठीक है ना वीरे? पहले दिन तो नहीं कोई डंक मारना सीख जाता वीरे, है ना? हो सकता है एक दिन उत्थे तक पहुंच जाए। सो प्लीज डू दैट थिंग। ये सब लाइफ लेसन हैं यार, पढ़ने की चीजें थोड़ी हैं, सीखने की चीजें हैं। हम पढ़ भी नहीं रहे, सीखेंगे तो कब? पढ़िए, सीखिए। चलिए, 17वीं लोकसभा, इसको नहीं करेंगे, नोट्स में है, मिल जाएगा आपको। मेंस की है वैसे चीज सारी। इलेक्शन टू द राज्यसभा आ जाइए। सो हियर इट कम्स, इलेक्शन टू द राज्यसभा। सिंपल सिंपल चीजें याद रखेंगे। पहला फैक्ट याद कीजिए, शेड्यूल 4 प्रोवाइड्स एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द राज्यसभा। मल्टीपल बार पूछा गया। शेड्यूल 4 है, एक लिस्ट है, स्टेट के नाम लिखे हैं, आगे सीट लिखी है। रेज योर हैंड विदाउट एनी लिपसिंग। सवाल भी नहीं समझे तो बहुत बुरी बात है। मैंने उससे 50 रुपए लिए हुए हैं। उन्होंने मैंने क्या, मैं हाथ खड़ा कर देना, मैं तो सवाल नहीं पूछना, मैं क्या बिक गए। रेज योर हैंड, हाउ मेनी सीट्स पंजाब है? किसने लिखा 4? किदी कट्टी है, राघव चड्डी थी कि टर्मिनेटर थी? किसने लिखा 6?
केड़ा चेहरा नहीं पसंद? रेज हैंड प्लीज। चलो जल्दी 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 यार, ऐसे मत करो यार, ये तो है, जलील करूं तुम्हें? एक्सपर्टीज है उसमें मेरी, मैं बस अभी शो नहीं कर रहा। एक ही हुनर तो हमने सीखा है कि जिससे मिलिए उसे खफा कीजिए। तो याद कर लीजिए, ये याद करके उठेंगे। पंजाब की लोकसभा 13, राज्यसभा 7। ठीक है, मैं मैसेज किया चेक कर ले, सही था बोल। हरियाणा छोड़ दे यार, छोड़ हरियाणा। ठीक है ठीक है ठीक है, गुड 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 गुड। एमएलए 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 ठीक है जी, ठीक है, प्लीज याद कर लीजिए यार ये, अगर वो नहीं भी पूछेंगे यार, बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मतलब इतना खराब ना परफॉर्म करें, मैं सच में, चलो मैं नाम नहीं लूंगा। वी कंडक्ट इंटरव्यूज फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस। तो हरियाणा के इंटरव्यूज हम कंडक्ट करा रहे थे, और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कितना खराब हो सकता है। सो द पर्सन वॉज अ जेंटलमैन, सूटेड बूटेड, और ऑनलाइन वो हमें इंटरव्यू दे रहे थे। तो हम लोग बैठे बोर्ड के अंदर, तो जैसे थोड़ा बांट लेते हैं हम लोग, अगर तुम्हें क्यों बताऊं क्या करते हैं हम लोग। तो ऐसे लाइक के ठीक है, बात करते करते कि यार पढ़ा लिखा अच्छा है, प्रोफाइल अच्छा है, अभी जॉब पे, सारा कुछ। कट शॉर्ट स्टोरी ये थी कि जब उस जोन में आए कि हरियाणा चेक कर रहा था मैं, कि हरियाणा के बारे में कितना नॉलेज है, थोड़ा सा करते करते, एंड आई फाइंड कि भाई यार ये हरियाणा जी के, इसको इंटरव्यू में परेशान करेगा। तो आई स्टार्ट सम ड्रैगिंग, के स्टार्टेड ड्रैगिंग के थोड़ा और पूछूं 2-4 सवाल, मुझे रुक जाना चाहिए था। मुझे इतना ज़्यादा हो गया कि यार इसका हाल बहुत ख़राब है, इसको यही सजेस्ट करना हरियाणा तैयार करेगा। क्या पूछा होगा? मैं उस कैंडिडेट से पूछ रहा हूँ जिसने हरियाणा का प्री क्लियर किया है, मेंस क्लियर किया है, वो इंटरव्यू में जाने वाला है, और वर्दी कैंडिडेट लग रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो तैयार होके उसने यार पेपर प्री और मेंस दोनों निकालने हैं। आई आस्क्ड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा। ट्रू, इसकी शायद रिकॉर्डिंग पड़ी हो, हमने वो पब्लिक नहीं की थी, मैं निकलवा लूंगा। एंड ही वॉज सिटिंग लाइक इन मोस्ट कंफर्ट जोन, मोस्ट डिसमिसिव, कि ये क्या पूछ रहा है। और उसने कहा पंचकुला। और उसके कहने में ये तरीका था कि तुझे नहीं पता। ये मैं वीडियो दिखा दूंगा अगर आपको यकीन ना आ रहा हो तो। ठीक है, इंटरव्यू ओवर, इसके बाद कुछ बचा था पूछने को? तो आप समझ रहे हैं कि मतलब मुझे प्रॉब्लम उसके कहने में नहीं हुई, उससे मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई, मुझे उसके लहजे से बहुत दिक्कत हुई। मतलब वो ये ना कि तुमने किसी और को चुन लिया, दुख इस बात का नहीं, तुमने इतनी जल्दी चुन लिया। यार 2 मिनट सोच के या कुछ के करता, हाथ ऐसे करे, पंचकुला। मेरे लड़ाई चल रही है थे। आप सोचें कि अगर, मैं फिर से कह रहा हूं, वर्दी कैंडिडेट अच्छा खासा, लेकिन इस तरह की नॉलेज आप लैक कर रहे हैं, व्हाट इज द इंप्रेशन देन? सोचें अगर ये चीज मेन इंटरव्यू में हो जाए, क्या इंप्रेशन होगा? और हरियाणा बैठे भी कब्बे होंगे ने, 2.5 ना लवे कोई पंजाब च भी वायदा हुए। समझ, तो चीजों को लाइटली ना, थोड़ा थोड़ा। ग्रे, पुअर जी के मैंने कहा ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड। ठीक है, तो कम से कम ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्विकली, एमपी लोकसभा 13, एमपी राज्यसभा 7, और कई बार वो पूछ लें एमपी पार्लियामेंट, तो मिला के बता देना 20। एमएलए